साल 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उस लड़की के बाप को नीम के पेड़ से बांधकर बेरहमी से मारा पीटा गया। वो लड़की सबके सामने चीख चीख के कहती रही कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, पर सबने अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो उस समय उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र का विधायक था, वो भी सत्ता पक्ष भाजपा से। शायद पीड़िता की आवाज प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती अगर पीड़िता के बाप की पुलिस कस्टडी में मौत नहीं हुई होती तो, और पीड़िता लड़की ने सीएम आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश नहीं की होती तो आखिर क्या था उन्नाव का ये मामला, जानेंगे परत दर परत इस मामले को। नमस्कार, मेरा नाम है यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे हैं। इस घटना को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इस घटना के जड़ में जाना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में। कुलदीप सिंह सेंगर के पिता मूल रूप से फतेहपुर जिले के रहने वाले थे। कुलदीप सिंह सेंगर की मां उन्नाव जिले के माखी की रहने वाली थी। कुलदीप सेंगर की मां का कोई सगा भाई नहीं था, बस उनकी एक बहन थी। शादी के बाद कुलदीप सेंगर की मां अपने परिवार के साथ अपने मायके माखी में ही रहने लगी। कुलदीप सेंगर का जन्म उनके ननिहाल माखी में ही हुआ। उनके 3 भाई और हुए, जिनमें से जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह का नाम बार बार उन्नाव केस में लिया जाता रहा। कुलदीप सिंह सेंगर का झुकाव शुरुआत से ही राजनीति में रहा। कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीति में दिलचस्पी उनके नाना से मिली थी। कुलदीप के नाना कई साल गांव के प्रधान रहे। नाना के बाद कुलदीप ने ग्राम प्रधान में अपनी किस्मत आजमाई और वो साल 1996 में पहली बार प्रधान बने। इसके बाद कुलदीप सेंगर युवा कांग्रेस से जुड़ गए। धीरे धीरे कुलदीप सिंह सेंगर सियासत के माहिर खिलाड़ी बनते गए। उन्हें राजनीति में बड़ा अवसर तब मिला जब बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने उन्हें विधायक के लिए टिकट दिया। साल 2002 में कुलदीप सिंह सेंगर पहली बार विधायक बने। उनके विधायक बनने के पीछे एक परिवार का बहुत बड़ा हाथ माना जाता था, और वो परिवार था पीड़ित लड़की का परिवार। माखी गांव के सराय थोक मोहल्ले में पीड़ित लड़की का घर और कुलदीप सिंह सेंगर का घर आसपास ही था। पीड़ित परिवार और कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार की बहुत अच्छी बनती थी। दोनों परिवार पड़ोसी तो थे ही, साथ में उनकी जाति भी एक थी। दोनों परिवारों में इतना भाईचारा था कि कुलदीप सिंह सेंगर जब भी पीड़िता के घर जाते तो उसकी दादी से अंडा फ्राई खिलाने को कहते, और पीड़िता की दादी उन्हें प्यार से खिलाती भी थीं। पीड़िता के अलावा घर में उसकी 3 बहनें और एक छोटा भाई है। सारे भाई बहन कुलदीप सिंह सेंगर को भैया कहकर पुकारते थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि पीड़ित लड़की का परिवार बहुत दबंग परिवार था। पीड़िता के पिता 3 भाई थे और तीनों भाइयों की छवि दबंग की थी। बीबीसी में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार वहां के स्थानीय थानाध्यक्ष राकेश सिंह के मुताबिक लड़की के पिता के खिलाफ 29 और चाचा के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। वहीं पीड़िता के ताऊ के ऊपर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। तो इन तीनों भाइयों का कुलदीप सिंह सेंगर के चुनाव प्रचार से लेकर उन्हें विधायकी का चुनाव जिताने तक में बड़ा योगदान रहा। बीबीसी के अनुसार ही एक वक्त तक पीड़िता के चाचा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के बॉडीगार्ड का काम करते थे। कुलदीप सिंह सेंगर के विधायक बनने के बाद दोनों परिवारों में सब कुछ बदल गया। जिन परिवारों में साथ उठना बैठना खाना पीना था, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। विधायक बनते ही कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी छवि की चिंता सताने लगी, और इसीलिए उन्होंने पीड़िता के पिता, ताऊ और चाचा से किनारा कर लिया, क्योंकि उन तीनों का रिकॉर्ड आपराधिक था। यहीं से दोनों परिवारों में मतभेद होने शुरू हो गए। ऐसा भी नहीं था कि कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार में किसी का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006-2007 में कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर ने अपनी गाड़ी की चेकिंग से नाराज होकर एडिशनल एसपी को गोली मार दी थी। एएसपी वर्मा महीनों हॉस्पिटल में रहे। अतुल सिंह सेंगर जेल गया, पर कुछ ही दिनों में जमानत पर बाहर आ गया और केस कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। कुलदीप सिंह सेंगर के विधायक बनने के बाद ग्राम प्रधान का चुनाव नजदीक आया। अब पीड़िता के ताऊ खुद प्रधानी के चुनाव में खड़े हो गए। कुलदीप सिंह सेंगर को ये खुली चुनौती लगी, क्योंकि उनकी मां खुद प्रधान का चुनाव लड़ रही थीं। कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के ताऊ पर चल रहे मुकदमों का सहारा लेकर उनकी उम्मीदवारी खारिज करा दी।
अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसके लिए पीड़िता के ताऊ ने अपने खास रहे गांव के ही एक व्यक्ति देवेंद्र सिंह की मां को चुनावी मैदान में कुलदीप सेंगर की मां के सामने खड़ा करवा दिया। ये देवेंद्र सिंह उसी वकील के भाई हैं जो आगे चलकर पीड़िता का मामला देखने लगे। अब इस प्रधानी चुनाव प्रचार के दौरान पीड़िता के चाचा और सेंगर भाइयों के बीच जमकर बवाल हो गया। गोलियां तक चल गईं, कई लोग घायल भी हो गए। विधायक कुलदीप सेंगर ने पुलिस में पीड़िता के चाचा के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में चाचा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद वो जमानत पर बाहर आ गए। इस झगड़े के बाद ही पीड़िता के परिवार में पहली मौत हो गई। पीड़िता के ताऊ की गांव में ही कुछ लोगों द्वारा ईंट पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। पीड़िता के परिवार ने दावा किया कि ये हत्या कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा ही कराई गई है। अपने बड़े भाई की इस तरह हत्या देखकर पीड़िता के चाचा दिल्ली चले गए। जमानत मिलने के बाद चाचा को वापस अदालत में पेश होना था, जो कि वो नहीं हुए और बाद में अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। इधर कुलदीप सिंह सेंगर की राजनीति में छवि एक अजेय खिलाड़ी के रूप में बनती गई। बसपा से मोह भंग होने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। फिर 2007 में सपा से विधायक बने। साल 2012 में सपा में रहते हुए ही उन्होंने दोबारा विधायकी का चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने सपा को छोड़ा और भाजपा में शामिल हो गए और साल 2017 में भाजपा से भी जीत हासिल की। कुलदीप सिंह सेंगर ने 3 अलग अलग पार्टियों से 4 बार विधायकी का चुनाव लड़ा और हर बार जीत हासिल की। ये तो थी दोनों परिवारों के बीच पनपे दुश्मनी की कहानी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सालों से चली आ रही दोनों परिवारों की दुश्मनी साल 2017 में एक बार फिर से तब भड़क उठी जब पीड़िता ने बताया कि 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता उस समय 17 साल की थी और नाबालिग थी। पीड़िता ने बताया कि उसके गांव की रहने वाली महिला और विधायक की करीबी शशि सिंह उसे नौकरी दिलाने के बहाने विधायक के घर ले गई, जहां विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये बात किसी से भी बताई तो उसे और उसके बाप को जान से मार दिया जाएगा। पीड़िता कहीं मुंह ना खोल दे और कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप ना लगा दे, इस डर से 11 जून 2017 को विधायक के आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। पीड़िता के पिता ने शशि सिंह के बेटे शुभम सिंह, शुभम के ड्राइवर नरेश तिवारी और ब्रिजेश यादव के खिलाफ अपनी बेटी को अगवा करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस पीड़िता को ढूंढने में लग गई। 20 जून 2017 को पुलिस ने पीड़िता को औरैया के एक गांव से ढूंढ निकाला। जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग पीड़िता को अगवा करने के बाद कार में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर कानपुर में बंधक बनाकर रखने के दौरान भी उस लड़की के साथ कुछ अन्य लोगों ने दुष्कर्म किया। इसके बाद उस लड़की को यानी पीड़िता को एक अधेड़ व्यक्ति को 60,000 रुपयों में बेच दिया गया। पीड़िता को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शुभम, नरेश और ब्रिजेश को जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस में कुलदीप सिंह सेंगर और उसके आदमियों के खिलाफ दुष्कर्म का रिपोर्ट लिखवाने गई, तब पुलिस ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुनकर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़िता और उसके परिवार पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम ना लेने का लगातार दबाव बनाया गया। 20 जून 2017 को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता को पेश किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने बयान में बताया कि शुभम सिंह, उसका ड्राइवर नरेश तिवारी और ब्रिजेश यादव द्वारा उसे अगवा किया गया, फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने बाद में ये आरोप लगाया कि वो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में कुलदीप सिंह सेंगर और अतुल सिंह सेंगर का नाम दर्ज कराना चाहती थी, पर उस पर और उसके परिवार पर विधायक और उसके भाई का नाम दर्ज ना कराने के लिए भारी दबाव बनाया गया। 3 जुलाई 2017 को पीड़िता ने एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर का नाम शामिल करने की मांग की, पर उनका नाम नहीं जोड़ा गया। दोनों भाइयों का नाम ना शामिल होने पर पीड़िता का परिवार उन्नाव के जिला अदालत में पहुंच गया। लड़की की अर्जी के बाद अदालत ने जांच का आदेश दे दिया और पुलिस को कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ
एफआईआर करनी पड़ी। एफआईआर तो हो गई, पर पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, ना ही कोई गिरफ्तारी की। उल्टे पीड़िता के चाचा पर 4 एफआईआर दर्ज करा दी गई, जबकि वो उस समय दिल्ली में थे। पीड़िता के परिवार का कहना था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि वो डर जाएं और विधायक पर दर्ज केस वापस ले लें। साल 2018 आया। 4 अप्रैल 2018 को विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता पर मारपीट करने का केस दर्ज कराया। पुलिस ने विधायक के भाई की रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई की और पीड़िता के पिता को अवैध हथियार रखने के झूठे आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया, वो भी बिना किसी जांच पड़ताल के। बताया जाता है कि 3 अप्रैल 2018 को अतुल सिंह और उनके आदमियों ने पीड़िता के घर में घुसकर उसके पिता के साथ मारपीट की। यहां तक कि पीड़िता के पिता को नीम के पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक पीड़िता के पिता के ऊपर पानी डाल डाल कर पीटा जा रहा था। दोनों परिवारों का आपसी मसला था, इसीलिए कोई बचाने नहीं गया। पीड़िता के पिता को जी भर के पीट लेने के बाद उल्टे उन्हें ही फर्जी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। आरोप ये भी लगा कि पुलिस हिरासत में भी उस बाप को मारा पीटा गया। एफआईआर दोनों परिवारों की तरफ से लिखवाई गई थी, पर सुनवाई केवल विधायक जी के परिवार की हुई। 8 अप्रैल 2018 को अचानक पीड़िता के पिता ने पेट में दर्द की शिकायत की। उनकी हालत बिगड़ी तो जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर जब पीड़िता और उसके परिवार की फरियाद को हर जगह अनदेखा कर दिया गया, तब 8 अप्रैल को ही पीड़िता अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनसे मिलने पहुंच गई, पर उसे मिलने नहीं दिया गया। अंत में पीड़िता को ये लगने लगा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक के खिलाफ वो लड़ नहीं पाएगी, उसे कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही आत्मदाह करने की ठान ली। साथ में उस पीड़िता का परिवार भी था। किसी तरह उसे और उसके परिवार को आत्मदाह करने से रोक लिया गया। इस आत्मदाह वाली घटना के अगले दिन यानी 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस मौत के बाद मामला और गरमाने लगा, राजनीति भी गरमाने लगी। अखबारों से लेकर टीवी तक में ये मामला छा गया। पीड़िता के पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि उनके शरीर पर 14 जगह चोट के गहरे निशान थे। उनके शरीर के कुछ अंदरूनी अंग भी फट गए थे, जिससे खून का रिसाव होने लगा था और सेप्टिसीमिया की वजह से उनकी मौत हो गई थी। आसान शब्दों में कहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही थी कि उस बाप की मौत बेरहमी से की गई पिटाई से हुई थी। इस मौत के बाद प्रशासन जागी और इस मामले में लापरवाही दिखाने वाले थानाध्यक्ष समेत 5 अन्य पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद अतुल सिंह सेंगर और उसके साथियों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया और 10 अप्रैल 2018 को अतुल सिंह सेंगर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया। 11 अप्रैल 2018 को एसआईटी ने मुख्यमंत्री को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। सरकार गंभीर हुई और अप्रैल में ही ये मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया और 13 अप्रैल 2018 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। पॉक्सो कोर्ट में उन्हें पेश किया गया क्योंकि दुष्कर्म के समय पीड़िता नाबालिग थी। पॉक्सो कोर्ट नाबालिग बच्चों के ऊपर हुए यौन अपराधों को देखता है। इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को शशि सिंह की गिरफ्तारी हुई। शशि पर आरोप था कि वो पीड़िता को काम दिलाने के बहाने उसे बहला फुसलाकर विधायक के घर ले गई थी, जिसके बाद विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 28 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को जिला कारागार उन्नाव भेज दिया गया और फिर उन्हें सीतापुर की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक के मुताबिक 17 मई 2018 को सीबीआई ने माखी के एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया और सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2018 को सीबीआई ने अपनी एक चार्जशीट में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप आरोपी बनाया और कुलदीप सिंह सेंगर और उसकी करीबी शशि सिंह पर अपहरण, नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाने की कोशिश
रेप और आपराधिक साजिश की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया। दूसरी चार्जशीट में सेंगर और अन्य 9 के खिलाफ पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई की एक अन्य चार्जशीट अतुल सिंह सेंगर और अन्य 4 के खिलाफ थी, जिन्होंने पीड़िता के पिता की उनके घर पर पिटाई की थी। अब इस बीच पीड़िता के चाचा, जो प्रधानी चुनाव प्रचार के दौरान हुई मारपीट वाली घटना के बाद अटेम्प्ट टू मर्डर में जेल गए थे और जमानत मिलने के बाद कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, उस चाचा को विधायक कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर 2018 को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर वाले मामले में दोषी पाया और 2 जुलाई 2019 को उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। चाचा पर एक और आरोप लगा, पीड़िता को नाबालिग दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का। पीड़िता के घर में एक उसके चाचा ही थे जो पीड़िता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी जेल चले गए। घर में बची औरतों में पीड़िता की चाची पढ़ी लिखी थीं, तो वो दिल्ली में अपना घर व्यापार भी देखने लगी, साथ में गांव आकर पीड़िता और अपने पति का मुकदमा भी देखने लगी। इधर सीबीआई को चार्जशीट दाखिल किए करीब 1 साल हो गए, पर अदालत में सुनवाई शुरू नहीं हो सकी। लोग भी उन्नाव केस को भूलने लगे थे कि तभी पीड़िता के परिवार के साथ एक बुरा हादसा हो गया। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता अपनी चाची, मौसी और अपने वकील के साथ रायबरेली जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी कि तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। इस टक्कर में पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। पीड़िता और वकील को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। इस हादसे में पीड़िता और उसके वकील की जान तो बच गई, पर पीड़िता का मुकदमा देखने वाली चाची नहीं रही। आरोप लगा कि ये एक्सीडेंट प्री प्लान्ड था, क्योंकि ट्रक के नंबर प्लेट को छुपाने के लिए उस पर ग्रीस पोता गया था। पीड़िता की सुरक्षा के लिए 2 महिला कांस्टेबल और पुरुष गनर भी दिए गए थे, जो उस समय उनके साथ मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि पीड़िता के परिवार ने बताया था कि उनके कार में जगह नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीड़िता के एक रिश्तेदार ने कहा कि उन्होंने 1 साल के अंदर स्थानीय पुलिस और प्रशासन को लिखित में 35 कंप्लेंट्स दी। उन्होंने बताया कि बार बार उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्नाव के एसपी ने भी ये माना कि उन्हें पीड़ित परिवार से 33 कंप्लेंट्स मिली थीं, पर उन्हें खारिज कर दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से वो निराधार थीं, उनमें दम नहीं था। पीड़िता के परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएमओ, सीएमओ को टैग कर करीब 107 ट्वीट्स कर डाले, पर कोई सुनवाई नहीं हुई जब तक कि ये एक्सीडेंट नहीं हो गया। इस एक्सीडेंट की जांच एसआईटी ने की। ट्रक के मालिक ने कहा कि वो कर्ज की कुछ किश्तों का भुगतान नहीं कर पाया था और फाइनेंस कंपनी के ट्रक जब्त करने के डर से उसने नंबर प्लेट काली कर दी थी। वहीं फाइनेंस कंपनी ने ये खुलासा किया कि उसने कभी भी ट्रक के मालिक को वाहन जब्त करने की धमकी नहीं दी थी। खैर, कहा गया कि पीड़िता की कार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, वहीं ट्रक की रफ्तार 70 के आसपास थी। अंधे मोड़ की वजह से और बारिश में ट्रक का पहिया फिसलने की वजह से ड्राइवर ट्रक को संभाल नहीं पाया और कार से टक्कर हो गई। इस सड़क हादसे की जांच जब सीबीआई के पास गई तो उसने निलंबित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य 10 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया और इसकी जांच में जुट गई। बाद में अपनी जांच में सीबीआई ने कहा कि पीड़िता के सड़क हादसा मामले में सीबीआई को ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे कि इसे हत्या की कोशिश या फिर हत्या का षड्यंत्र साबित किया जा सके। सीबीआई ने कहा कि ये महज एक हादसा था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुभम सिंह, ब्रजेश यादव और नरेश तिवारी के खिलाफ भी साल 2019 में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर की गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश इन घटनाओं से काफी नाराज थे। 1 अगस्त 2019 को उन्होंने निर्देश दिया कि पीड़िता के दुष्कर्म वाले मामले में चार्जशीट दायर किए 1 साल हो गए, पर मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ। मुकदमे को शुरू किया जाए और 45 दिनों में इसकी सुनवाई भी पूरी की जाए। पीड़िता के दुष्कर्म वाले मामले के साथ परिवार से जुड़े 4 और मामलों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। पीड़िता के परिवार, उसके वकील और वकील के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया गया।
साथ ही साथ राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का आदेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता और वकील को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। 16 दिसंबर 2019 को अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी पाया और फिर 20 दिसंबर 2019 को 30 हजारी कोर्ट ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म मामले में भाजपा से निकाले गए कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अदालत ने कहा कि दोषी अपना पूरा जीवन जेल में बिताएगा, साथ ही दोषी को 25 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर ने हाई कोर्ट में उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील कर दी। साल 2020 में 30 हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर और उनके भाई अतुल सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को पीड़िता के पिता की हत्या वाले मामले में 10-10 साल की सजा सुना दी। सातों पर गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में सजा हुई। कैद के अलावा सातों दोषियों को 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में 11 आरोपी थे, जिनमें से 4 को बरी कर दिया गया। वहीं साल 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने पीड़िता से जुड़े सड़क हादसा मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे। सीबीआई के जांच परिणाम को बरकरार रखते हुए अदालत ने सड़क हादसा मामले में षड्यंत्र से इनकार करते हुए इसे एक हादसा माना। अब पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो यही आज की कहानी थी। अगली कहानी जल्दी ही आपको मिलेगी। मैं हूं यशदीप और आप क्राइम कहानी देख रहे थे। जय हिंद।